जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम साइंस की श्रृंखला में आगे बात करेंगे और जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने देख लिया था माउथ के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। माउथ तक हमारा हो गया था, यहां तक हमारा हो गया था, जिसमें क्या क्या चीज देखी थी हमने माउथ में, कि हमारे माउथ में कितने प्रकार के दांत होते हैं। दांत की बात की थी, जिसमें दांत की बात की थी मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ जिन्हें कहा जाता है, मिल्क टीथ कहा जाता है, और परमानेंट टीथ जिनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है, और मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। उसके बाद बात की थी कि दांत कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बात की थी 4 टाइप के। फार्मूला कैसे याद रखेंगे, तो 2 1 2 3, 2 1 2 3। 2 कौन से हो जाएंगे, 2 आगे के जो दांत होंगे, यहां से हम देखेंगे, यहां से आगे के 2 दांत, वो कौन से 2 दांत होंगे, सेंटर से लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो 2 दांत जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंसाइजर, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है काटना। जब भी हम कुछ खाते हैं तो आगे से काटते हैं, और जैसे सेब वगैरह खाते हैं तो आप आगे से काटते हैं, तो वो कौन से दांत होंगे, वो इंसाइजर, लदनक जिन्हें कहा जाता है, तो इनका काम होगा काटना। उसके बाद हमने बात की थी केनाइन की। केनाइन का काम क्या होता है, केनाइन का काम होता है चीरना और फाड़ना। उसके बाद बात की थी प्रीमोलर और मोलर, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है चबाना। जो भी भोजन हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको चबाने का काम कौन करता है, मोलर और प्रीमोलर। तो फार्मूला कैसे ध्यान रखेंगे, 2 1 2 3। इसकी अगले वीडियो, इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड की जा चुकी है, उसमें इसके बारे में विस्तृत डिस्कस किया गया है। उसके बाद हमने देखा था जुबान के बारे में जाना था, टंग के बारे में जाना था कि टंग में क्या, जुबान में क्या होता है। तो जुबान में हमने देख लिया था, उसमें क्या देखा था जुबान में, कि जो हमारी जुबान है, ये हमारी जुबान पीछे से जुड़ी होती है, जबकि कुछ जानवर जैसे हो गए, छिपकली वगैरह हो गई या मेढक वगैरह हो गई, इनकी जुबान आगे से जुड़ी होती है। जुबान में हमने जाना था कि जो जुबान का आगे का हिस्सा होता है वो किस लिए होता है, वो मीठे के लिए होता है। उसके बाद का हिस्सा किस लिए होता है, वो खट्टे मीठे के लिए होता है, और अंतिम पीछे का हिस्सा कड़वे के लिए होता है। तो आखिर कड़वा हमें क्यों लगता है, तो कड़वा लगने का कारण ये होता है कि जो हमारी टेस्ट बड होती हैं, जुबान पर जो आपकी स्वाद कणिकाएं होती हैं, उन स्वाद कणिकाओं का जलना, इसकी वजह से आपको कड़वा लगता है। स्वाद कणिकाएं जो होती हैं, उन स्वाद कणिकाओं के जलने के कारण हमें कड़वा लगता है। उसके बाद हमने जान लिया था जुबान में योवला के बारे में जाना था कि यह भोजन को दिशा देता है, और क्या होता है, खर्राटे के लिए यह भी जिम्मेदार होता है। भोजन को दिशा देता है और खर्राटे के लिए यह भी जिम्मेदार होता है। तो इतना हो गया था, दांत हो गए थे, जुबान हो गई थी, और योवला हो गया था। तो जुबान में एक ध्यान रखिएगा कि जैसे जुबान की अगर बात की जाए, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले अगर बात की जाए, कहीं घाव हुआ है, तो वो घाव सबसे पहले, अगर किसी हाथ में अगर जो घाव हो गया, पैर में घाव हो गया, तो वो घाव क्या होगा, वो घाव भरने में हफ्ते खाड़ का समय, 4 दिन 6 दिन 7 दिन का समय लग सकता है। लेकिन अगर वही घाव आपकी जुबान में हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी भर जाता है। इसीलिए कहा गया कि जुबान का घाव तो जल्दी भर जाता है, पर जुबान से दिया हुआ घाव का उम्र नहीं भरता। तो आइए आगे बात करते हैं। हम आगे बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में, जिसमें ये हमारी ग्रास नली होगी। इसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा जो भोजन होता है वो हम मुख से कहाँ आता है, वो ईसोफेगस में आता है, ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली में आने के बाद फिर भोजन नीचे स्टमक की ओर आता है। लेकिन यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है, एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन है। होता क्या है, अगर आपका भोजन नीचे की ओर आ रहा है और कभी बात करते समय आप भोजन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको खांसी आ जाती है। खांसी क्यों आती है, इसकी क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपको खांसी आती है, और खांसी के साथ आपका भोजन भी बाहर आ जाता है कभी कभी। आइए देखेंगे यहां पर भोजन की जो डायरेक्शन है, उसमें क्या होता है कि जब आप बात करते हुए, मतलब खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो ढक्कन है, कभी कभी सांस लेने के कारण ये इधर का ये ब्लॉक, ये इधर आ जाता है, और ये ओपन हो जाता है इधर का।
तो ओपन होने के कारण जो हमारी एयर पाइप है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा भोजन चला जाता है, और भोजन जाने के कारण क्या होता है कि सांस में प्रॉब्लम लेने में हमें कुछ प्रॉब्लम लगेगी, और जिसके कारण क्या होता है कि ब्रेन को मैसेज जाता है कि हमारे जो भोजन गया हमारा वो गलत डायरेक्शन में जा चुका है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम आपके जैसे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि भोजन गलत रास्ते पे जा चुका है, तो ये डायफ्राम को मैसेज फॉरवर्ड करता है, और वहां पर क्या होता है, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है, डायफ्राम खींचता है, छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो अगर फंसा हुआ भोजन होता है वो आपका प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाता है, और उसी समय क्या होता है, आपको खांसी आ जाती है, और खांसी के साथ कुछ भोजन भी बाहर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। इसीलिए जो भी हमारे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पहले खाना खा लीजिए, बाद मत करिए। उनका बायोलॉजी के हिसाब से कहना भी सही है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, उसके बाद भोजन जाता है हमारा स्टमक में, आमाशय में भोजन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भोजन जब जाता है, यहाँ पर भोजन आने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक HCl मिलता है, हाईली कंसंट्रेटेड HCl। यहाँ पर स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl का सिंक्रेशन होता है, और HCl का काम होता है भोजन को डाइजेस्टेड करना। तो यहाँ पर स्टमक में, और ये जो HCl होता है ये इतना हाईली कंसंट्रेट होता है कि अगर इसमें कोई भी चीज आए, आपका अगर हड्डी वगैरह भी अगर आपने खा ली है गलती से और यहाँ तक आ गया है, तो वो इसमें डाइजेस्टेड हो जाएगा, इसमें सब काम खत्म हो जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसमें क्या होता है, फिर आगे जो भोजन होता है वो हमारा यहाँ आता है। कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि कुछ लोग चिंगम वगैरह खाने की वजह से, या गुटखा वगैरह, या समय से भोजन ना खाने की वजह से क्या होता है, जैसे आप कोई चिंगम वगैरह खा रहे हैं, या कोई कुछ लोग गुटखा वगैरह का सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि बॉडी को पता चल गया कि हम कुछ खा रहे हैं, ब्रेन को मैसेज जाता है कि हाँ अब हमारी बॉडी में कुछ जाएगा। अब यहाँ पे HCl को पता, इस स्टमक को क्या पता चल गया कि हाँ ऊपर से कुछ आ रहा है, क्योंकि हमारा मुंह चल रहा है, और मुंह चलने के कारण यहाँ पे क्या होगा, स्टमक में HCl का सिंक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर HCl का सिंक्रेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो फूड तो आएगा नहीं जिसको वो डाइजेस्ट करेगा, लेकिन HCl का सिंक्रेशन स्टार्ट होने के कारण ये पूरा भर जाएगा। भर जाने के क्या कारण क्या होगा कि कभी कभी ये हल्का फुल्का इस इसोफेगस वाले पोर्शन पे आ जाता है, जिसके कारण आपको खट्टे डकार की भी महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ खट्टे डकार आ गए। या एक समस्या यहां पर और हो सकती है, जब अगर HCl, क्योंकि आपको पता है कि ये इतना खतरनाक है, इसमें अगर लोहा भी अगर HCl के में डाल दिया है तो वो भी गल सकता है। तो ये HCl जो आएगा यहां पर अगर आ जाता है तो क्या होता है, कुछ मात्रा में HCl की कुछ बूंदे इस एलिमेंट्री कैनाल के इधर इसमें आ गई, इस पाइप में आ गई, तो जिसकी वजह से यहां पर घाव बन जाता है, और इस घाव को क्या कहा जाता है, इस घाव को नाम दिया जाता है अल्सर। इसको क्या कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है अल्सर। तो क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया जाए HCl का निर्माण कहाँ होता है, तो HCl का निर्माण स्टमक में होता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये इतना हाईली कंसंट्रेट है, तो आखिर हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी क्यों नहीं गल जा रही है, जबकि लोहे को गला सकता है, हड्डी को गला सकता है। तो यहां पर एक लेयर पाई जाती है, जिस लेयर को क्या कहा जाता है, म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर, इस म्यूकस लेयर की वजह से ये हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है, ये म्यूकस लेयर ही से हमारी बॉडी को सेफ रखती है। तो जो भोजन हमारा आएगा वो कहाँ आएगा, वो अब अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा आ जाएगा, इसमें आएगा, स्टमक में आएगा, और यहाँ पर इसका चांस लगभग 4-5-6 घंटे में इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा, ये भोजन कहाँ जाएगा, ये हमारा भोजन आगे जाएगा, यहां से निकलकर यहां तक आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जो भी भोजन कभी कभी हमें उल्टी हो जाती है, उल्टी होने पर जो भी भोजन हमारा वापस आ जाता है उल्टी के साथ, तो वो कहां से आता है, वो केवल और केवल
स्टमक तक ही भोजन आता है, और स्टमक तक भोजन आने के बाद कभी कभी उल्टी हो जाने के कारण यहीं से हमारा भोजन वापस मुख से बाहर निकल जाता है। लेकिन यदि अगर वो भोजन स्टमक से नीचे आ चुका है, तब वो भोजन मुख तक दोबारा नहीं लाया जा सकता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने जहर वगैरह खा लिया है, तो समय से रहते हुए अगर हम उसको क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे उसको उल्टी हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से जो या डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जहर जो भी व्यक्ति खाएगा उसको सबसे पहले यही देखेंगे कि उसको कुछ ऐसा देंगे जिससे उससे उल्टी हो जाए, और ये देखेंगे कि ये लगभग कितने टाइम तक हुआ है, समय अभी लगभग कितना हुआ है। तो उल्टी होने के कारण यहाँ से जो भी हमारा स्टमक में मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा, तब हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते। लेकिन यदि अगर वही भोजन हमारा नीचे उतर आया, इस नीचे आ गया, यहाँ पर छोटी आंत के आसपास यहाँ पर आ गया, तब फिर क्या होगा, तब फिर लगभग चांसेस रहेंगे कि व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा भोजन यहाँ तक स्टमक तक ही होता है, इसके बाद नीचे आने के बाद दोबारा भोजन को मुख तक नहीं ला सकते। यहाँ से पहले हम अगर उल्टी के थ्रू भोजन को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे, कभी एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, कभी कभी हमें हिचकी की सिचुएशन होती है। हिचकी क्यों आती है, तो रीजंस क्या होता है, वहां पर हम देखेंगे कि जब हम कुछ बड़ा निवाला खा लेते हैं जिसके कारण इस इसोफेगस वाली नली में हमारा भोजन फंस जाता है, और फंसने के कारण ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हाँ हमारा भोजन फंस गया है। तो होता क्या, ये जो इसोफेगस वाली नली वो भोजन को ऐसे दबाती रहती है और भोजन को नीचे लाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, भोजन फंस जाने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पास मैसेज आता है, डायफ्राम का काम क्या था, वो अपने आप खींचता है और छोड़ता है, खींचता है और छोड़ता है। इस प्रक्रिया में ये भोजन ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। उसके बाद जिसके कारण हमें क्या पता लगता है कि हमें हिचकी भी आ रही है। तो ये कभी कभी सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद भोजन हमारा कहाँ आता है, उसके बाद भोजन हमारा आता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन हमारा आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई लगभग पूरी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 से 10 मीटर के आसपास होती है, जबकि इसकी बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर, 7.5 मीटर के आसपास होती है। लगभग देखेंगे कि यह एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है। यह आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है। तो छोटी आंत में ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यह आहार नाल की सबसे लंबी संरचना है। और क्या ध्यान रखेंगे, इसमें इस छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, एक तो कौन सा हो जाएगा, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, यहां तक का जो पार्ट होगा उसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा डियोडिनम। ये पार्ट आपका होगा, ये हो जाएगा इलियम, और यहां पर ये पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी, यहां पर डियोडिनम और जेजुनम और इलियम। तो ये तीनों पार्ट आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आहार नाल की सबसे लंबी संरचना कौन सी है, तो आहार नाल की सबसे लंबी संरचना हमारी छोटी आंत होती है। आखिर इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है, तो इसका जो व्यास होता है, व्यास छोटा होने के कारण, जैसे कि अगर बड़ी आंत कितनी मान ली जाए, मतलब बड़ी आंत कितनी मान ली जाए, तो छोटी आंत की हम इतना मानेंगे। तो व्यास छोटा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, व्यास छोटा होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से और क्या चीज ध्यान रखेंगे कि आहार नाल की सबसे लंबी संरचना, व्यास छोटा होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। और इसे कितने भागों, इसके कितने पार्ट हैं, तो डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद क्या होगा, जो भी भोजन हम खाते हैं वो यहाँ पर जब आ चुका है, अब क्या होगा, भोजन का हमारे बॉडी में जो भी भोजन आया है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें जो भोजन होता है वो भोजन का अवशोषण होता है। हमारी बॉडी में भोजन का अवशोषण कौन करती है, तो भोजन का अवशोषण यही छोटी आंत ही करती है। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे कि गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्तरस, ये आएगा, बाइल जूस आएगा, पैनक्रियाज, अग्नाशय से निकला हुआ पैनक्रियाटिक जूस, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जूस, ये तीनों रस मिल करके क्या करेंगे,
हमारा जो भोजन आया है, जो भी यहाँ पे पचना बाकी है, उस भोजन को डाइजेस्टेड करेंगे और डाइजेस्टेड करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यही छोटी आंत पचे हुए भोजन का क्या करती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण इसी संरचना से होता है। फिर क्या होता है, उसके बाद आगे हमारा जो कुछ चीजें हमारी नहीं पच पाती हैं भोजन, जैसे कुछ चीजें पचने से रह गई, तो वो क्या होती हैं, वो यहां पर आता है, आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, जो पचा हुआ भोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह जो खाते हैं, वो यहाँ पर डाइजेस्टेड होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो अपच भोजन बच जाएगा, वो हमारा कहाँ आता है, वो आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में इससे पहले हम यहाँ एक चीज देखेंगे, ये क्या है, ये है अपेंडिक्स। ये आपको क्या दिख रहा है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या होता है, ये अपेंडिक्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, लेकिन हमारी बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करती। यदि सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी कर लेती तो आज गरीबी भुखमरी की समस्या समाप्त हो जाती, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन हो जाने के कारण क्या होता कि हम पेड़ पौधे की पत्तियां, आज बरगद की पत्ती, नीम की पत्ती, या जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां वगैरह खाते रहते, और हम कोई भी घास फूस खाते रहते, और वो क्या है, वो सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर जो भोजन आता है वो ऊपर रह जाता है। इस अपेंडिक्स में कभी कभी सिचुएशन ये होती है, अगर ये ब्लॉक ओपन हो जाता है, तो ब्लॉक ओपन होने के कारण जो हमारा अपच भोजन, बचा हुआ भोजन इधर नहीं पच पाया, वो इधर जो आया है वो क्या होगा, वो इस अपेंडिक्स में आ जाता है, और अपेंडिक्स में ये भोजन आपका यहाँ पर सड़ने लगता है। सड़ने कारण क्या होता है कि यहाँ पर गैस बन जाती है और अपेंडिक्स का आकार भी बड़ा होने लगता है। अगर यह अपेंडिक्स हट जाती है तो सिचुएशन हो सकती है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाए। तो इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह क्या करते हैं, जब भी किसी का पेट का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो इस अपेंडिक्स को भी काट देते हैं, क्योंकि माना जाता है पहले आदिमानव के समय, जब आदिमानव रहे, तब हमारी बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन करती थी, हम शाकाहारी प्रवृत्ति के रहे, इसीलिए ये अपेंडिक्स आज भी पाया जाता है। तो ये आगे बात करते हैं जो हमारा बिना पचा हुआ भोजन यहाँ पर, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें जो बिना पचा हुआ भोजन में आपको मिलेगा, इसमें आपको वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, यहाँ पर आपको वाटर्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, और जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे, मिनरल्स, वाटर एंड अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है, ये यहाँ से पानी का अवशोषण ये नहीं करती। तो पानी के अवशोषण के लिए कौन जिम्मेदार है, पानी के अवशोषण के लिए इसमें से कौन जिम्मेदार होगा, तो पानी के अवशोषण के लिए ये बड़ी आंत, और खनिज के अवशोषण के लिए कौन जिम्मेदार होगी, तो यही बड़ी आंत जिम्मेदार होगी। लेकिन यहाँ इसकी बात की जाए तो इसका आकार आपको छोटा नजर आ रहा है, छोटा, लेकिन फिर भी हम इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका व्यास छोटा है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है, और इसका व्यास आपको नजर आ रहा होगा क्या है, ये बड़ा है, जिसके लिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और यह पानी और खनिज के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें इतना आपका बड़ी आंत में हो जाएगा, इसमें ध्यान रखेंगे बड़ी आंत में। उसके बाद यहां से और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कुछ चीजें, बड़ी आंत से यहां ये बड़ी आंत कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगी। इस तरीके से ये आपको जो संरचना दिख रही है, इस तरीके से ये दबाती रहेगी। दबाने के कारण क्या होगा, जो भी यहाँ पर वाटर मिनरल्स वगैरह होगा, वो वाटर क्या होगा, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यदि ये पानी का अवशोषण ज्यादा मात्रा में कर ले, तब यहाँ पर कब्ज की समस्या हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये पानी का जो भी है, पानी है हमारी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पानी की मात्रा, जो यहाँ पे फूड आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो मल के रूप में बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, पानी की मात्रा मल में कम हो जाएगी, मल कठोर होने के कारण कब्ज की समस्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर
यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है बड़े आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में, तब क्या होगा, तब आपको कौन सी समस्या हो सकती है, तब आपको समस्या हो सकती है दस्त की, क्योंकि जब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाने के कारण यहाँ पर मल के साथ अधिक मात्रा में पानी आप होगा, ठीक है। जब आप मल का त्याग करेंगे तो उस समय अधिक मात्रा में पानी भी निकलेगा, जिसके कारण क्या होगा, और ये कारण क्या होगा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जिसके कारण ये बड़ी आंत काम नहीं कर पाएगी सही तरीके से, तो वहां पर दस्त की समस्या होती है, जिसके लिए, ठीक है, जिसके लिए आपको डॉक्टर वगैरह से दवाई वगैरह लेनी पड़ती है। उसके कुछ समय बाद इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो सही हो जाता है और आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। तो दो चीज ध्यान रखेंगे, अगर पानी का अवशोषण ज्यादा होगा, मल कठोर होने के कारण कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और यदि पानी का अवशोषण कम हुआ तो हमें दस्त की समस्या हो सकती है। तो ये लगभग बड़ी आंत में इतना ध्यान रखेंगे, और उसके बाद एनएस के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने मल को त्याग देंगे, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसमें और एक दो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एलिमेंट्री कैनाल में छोटी आंत बड़ी आंत, या यहाँ पर अगर हम देखेंगे कभी कभी होता ये है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये अगर छोटी आंत या बड़ी आंत अगर बढ़ रही है, बढ़ जाती है, बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जैसे कि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में वो छोटी आंत वहां पर अपनी जगह बना लेती है, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा पेन होता है। पेन होने का तो इसमें क्या होगा कि वहां पर वो अपनी जगह बना लेती है। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में क्या होगा, महिलाओं में आप देखेंगे पेट आगे का हिस्सा थोड़ा सा, पेट के पास आगे थोड़ा सा चर्बी वाला टाइप में आपको लगेगा, तो वहां पर क्या होगा, महिलाओं का पेट में आगे थोड़ा सा मांस बढ़ जाएगा। तो वो क्यों क्यों होता है, वो होता है अगर एलिमेंट्री कैनाल में छोटी आंत या बड़ी आंत वगैरह कुछ भी अगर बढ़ जाती है तो ये समस्या होती है। इस समस्या को कहा जाता है हार्निया। हार्निया क्या है, हार्निया क्या है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, हार्निया किसे कहा जाता है, जब आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही हार्निया कहा जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, कब्ज की समस्या कब होती है, और तो ये किससे होगी, रिलेटेड होगी, ये सब की समस्याएं किसमें होंगी, ये हमारी बड़ी आंत से रिलेटेड होंगी। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, एनएस की जगह पर आपके क्या होता है, कुछ रक्त वाहिनियां या कहते हैं ब्लड वेसल्स अगर कुछ बाहर जाते हैं तो उस समय प्रॉब्लम्स आपको कौन सी हो सकती है, वहां पर पाइल्स की प्रॉब्लम्स होगी, जिसमें मल के साथ रक्त भी निकलता है, तो ये काफी पेनफुल हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आज हमने क्या समझ लिया है, आज हमने उसको समझ लिया है, पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लिया। अब अभी तक हमारा भोजन डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, हमने स्ट्रक्चर के बारे में समझ लिया आज की वीडियो में। अब आगे हम क्या समझेंगे, अब आगे हम देखेंगे जो हमारा भोजन है, अब उसको हम पूरा एक एक प्रोसेस से पूरा उसका डाइजेशन समझेंगे, और आगे देखेंगे कि हमारा जो भोजन डाइजेस्टेड होता है हर कैसे होता है, एक एक प्रक्रिया को बहुत आराम से समझेंगे। तो ये हमारी अभी तक केवल एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा, उसके फंक्शंस के बारे में हल्का फुल्का समझा। तो जिन लोगों को नोट्स वगैरह तैयार करना है वो अपना नोट भी करते रहिएगा वीडियो देख के। बाकी दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नई वीडियो के साथ, हम इसके बारे में पाचन की बात करेंगे। जय हिंद साथियों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।